नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 30 अगस्त 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के द हिंदू में कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि एक बर्ड लोकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, बुडापेस्ट। ठीक है, बुडापेस्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है अभी क्योंकि वहां पे वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं पे बगल में यूक्रेन भी है, तो इसके सराउंडिंग कंट्रीज के बारे में हम लोग लोकेशन में देखेंगे और वहां पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट नदियां हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगला आर्टिकल है कि चुनाव आयोग चर्चा के मुख्य विषय में स्वायत्ता से लेकर है कि जो ईसीआई, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए बात की जा रही है। तो जो समिति बनाई गई है उसमें बोला जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर वहां एक कैबिनेट मिनिस्टर को बैठाया जाए। ठीक है, उस समिति में। तो इसी पे विवाद चल रहा है। अगला आर्टिकल है गीग वर्कर्स बिल जो है वो बीच में फंस कर रह गई। राजस्थान सरकार ने गीग वर्कर्स के लिए जो सोशल सिक्योरिटी के लिए बिल पास किया था उसमें भी 3-4 अड़चनें बाधाएं उत्पन्न हो गई है। इसको हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे। प्रशांत महासागर के जो अगला आर्टिकल है हमारा, प्रशांत महासागर के गर्म होने से भारतीय तट पर चक्रवात की आवृत्ति बढ़ सकती है, ये स्टडी में पता चला है। ठीक है, इसको भी विस्तार से डिस्कस करेंगे। और एक और अगला आर्टिकल है जो अभी हमारा चंद्रयान 3 गया था उसका जो प्रज्ञान है, जो हमारा रोवर है वो सल्फर ढूंढ के लाया है। ठीक है, प्रज्ञान ने सल्फर की पुष्टि की है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास। अभी हाइड्रोजन की खोज जारी है और भी बहुत से एलिमेंट्स और मिनरल्स मिले हैं। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज का जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बुडापेस्ट, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप चल रहा है। ठीक है, 2-3 दिन पहले का न्यूज है कि ये लड़की 4x400 मीटर रेस में पार्ट ली थी। तो इसमें कहा जाता है फेमी बोल इसका नाम है, और ये 50 मीटर फाइनल टारगेट से पहले गिर जाती है और उसके बाद फिर उठ खड़ा होकर वो गोल्ड मेडल जीतती है। तो ये एक मोटिवेशन भी है। ठीक है, कि लाइफ में कितना भी विपरीत परिस्थिति हो आपको हार नहीं मानना चाहिए। ये अगर गिर तो गई थी, अगर ये मानसिक रूप से हार जाती तो ये कभी भी उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इसलिए लाइफ में परिस्थितियां हमेशा विपरीत रहती है, लेकिन जब आप संयम नहीं खोते हैं ना तो आपको सफलता निश्चित ही मिलती है। ये देख लीजिए बुडापेस्ट का लोकेशन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है यूरोप का। ये हंगरी है, हंगरी की जो कैपिटल है वो बुडापेस्ट है। यहाँ देख लीजिए उसके सराउंडिंग कंट्री में ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, यूक्रेन, यूक्रेन अभी भी बहुत विवादित लोकेशन है। उसके बाद रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और भी अगर विस्तार से देखना है हंगरी के आसपास कितने कंट्रीज हैं तो इस मैप में भी देख सकते हैं। उसके बाद इसमें 2-3 नदियां हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डेन्यूब रिवर है, उसके बाद लेक बालाटन है, उसके बाद द्रावा रिवर है। तो ये कुछ रिवर्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हंगरी में। ठीक है, और ये डेन्यूब रिवर कहाँ जाती है? रोमानिया में भी जाती है। ठीक है, तो अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। चुनाव आयोग में चर्चा के मुख्य विषय के रूप में स्वायत्ता है, इसी पे आज राइटर डिस्कस करेंगे। इसमें कहा जाता है कि भारत के हाल ही में भारत का चुनाव आयोग जो है वो सरकार और न्यायपालिका के बीच मतभेदों का केंद्र बिंदु बन गया और इसका मुख्य टकराव का जो कारण है वो नियुक्ति है। ठीक है, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 मार्च को एक फैसला निर्देशित किया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, और चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति लोकसभा में, विपक्ष यहां पे याद रखिएगा अपोजिशन, लोकसभा, उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तथा प्रधानमंत्री, ये तीनों का कमिटी बनाया गया था
और ये तीनों जिसे नियुक्त करते थे उसे राष्ट्रपति, ये तीनों जिसे चयनित करते थे उसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता था। परंतु संविधान पीठ का यह फैसला ईसीआई को व्यापक बनाने वाली और इसकी ऐतिहासिक स्थिति को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम हुआ, जो ये एकदम नियम संगत था, क्योंकि ये आर्टिकल 324 के अनुसार था कि कानून को संसद द्वारा बनाए जाने का प्रावधान है। इस फैसले का जो महत्व था इस बात में भी था कि यह जो था निर्णय लिया गया था, इसमें जैसे अपोजिशन पार्टी ऑफ लोकसभा, प्रधानमंत्री ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक कमेटी बनाकर इसकी नियुक्ति की जा रही थी। बहुत सही था। और इसमें 5 जजों की बेंच जो है पूर्णतः सर्वसम्मति से साथ दिए थे। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली कहा गया है कि इसमें जो 5 जजों की जो बेंच थी, बिना किसी विरोध के पांचों जज इसमें सर्वसम्मति के साथ फैसला दिए थे। परंतु इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया कि यहाँ पे 10 अगस्त को राज्यसभा में, जो अभी वर्तमान की सरकार है रूलिंग पार्टी, एक विधेयक पेश करती है जो पिछले कानून, जो ये जो कमेटी बनाया गया था, उसको पूर्णतः उलट देती है ये फैसला। तो इसमें क्या बात है? तो इसमें जो बात किया गया है, इसमें मेनली जो पहले थे अपोजिशन लोकसभा, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसको हटाकर इसके जगह पे कैबिनेट मिनिस्टर को लाए जाने की बात की गई है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। ठीक है, तो सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को सीधे निशाने पर ले लिया। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था ये बहुत सही था कि एक कमेटी बनाकर ही हमारा जो इलेक्शन कमीशन के हैं चीफ, उनको नियुक्त किया जाएगा। परंतु इसे केंद्र सरकार ने अपने लिए सही नहीं समझा। ठीक है, तो जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह शीर्ष चुनाव अधिकारियों की जो नियुक्ति है उसमें बहुत ही महत्व चाहती है कि जो नियुक्ति हो वो वैसे व्यक्ति के हो जो केंद्र के सपोर्ट में रहो। इस प्रकार संस्थान पर भी अधिक पकड़ हो और अनुभव और अनुसंधान से पता चलता है कि मौजूदा सरकार, विशेष रूप से जो भी रूलिंग पार्टी है, इसी पर राइटर कह रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी है वो आमतौर पर लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म नहीं करना चाह रही, बल्कि उन्हें लचीले बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जस्टिस के.एम. जोसेफ का भी एक रिपोर्ट आया था, उसमें भी उन्होंने सराहना किया था जो पिछला रूलिंग पार्टी था। इसमें कहा गया इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है ना कि एक आजाद घोड़े की तरह घूमना। इंडिपेंडेंस तभी अच्छा लगता है जब युक्तियुक्त निर्बंधन हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो, तभी वो इंडिपेंडेंस का मूल भावना को परिलक्षित करता है। ठीक है, यहाँ पे और एक बात कही गई है इसी मामले में कि संविधान सभा जब इसका निर्माण हुआ था 1949 में, उस समय भी संविधान सभा की बहस के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त तंत्र, मतलब कि ज्वाइंट सेशन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पुष्टि के अधीन होनी चाहिए। एकदम सही था तरीका, लेकिन इसमें भी एक समस्या है कि अगर कोई भी पूर्ण बहुमत का सरकार है, जैसे ही वर्तमान में बीजेपी है, तो ये फिर से अपने आदमी ही लेके आएंगे, क्योंकि इनके पास पूर्ण बहुमत है, कोई विरोध करने का है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है ही नहीं। तो यही बात उस समय सुझाया गया था जब संविधान सभा का गठन हुआ था। हालांकि संसद को इस मामले पर उचित कानून बनाने का प्रभार सोचा गया। ये तो अभी भी है कि प्रभार जो है कानून बनाने का वो संसद को ही सौंपा गया। दिलचस्प बात यह है कि इन सभी उच्च स्तरीय समितियां, अनुभवी अधिकारियों, यहाँ तक कि भाजपा नेतृत्व ने भी इसके महत्व को देखा और सिफारिश की कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा नियुक्त न्यायाधीश को इस समिति का हिस्सा होना चाहिए। कभी भी यह सुझाव नहीं दिया गया कि किसी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को यह सदस्यता प्रदान की जानी चाहिए। नियुक्ति में सुधार की मांग करते समय विचार यह किया गया कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है को स्वतंत्र और निष्पक्ष स्तर पर कुछ पायदान ऊपर उठाए जाए और सत्तारूढ़ दल के प्रति पूर्वाग्रह और लगाव को दूर करने का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो प्रयास यह है कि एक प्रतिबद्ध, पक्षपातपूर्ण और सत्ता अनुकूल, ये याद रखेगा पॉइंट, अभी का जो राज्यसभा में बिल पास किया गया है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, तो उनका मुख्य लक्ष्य ये एक प्रतिबद्ध
चुनाव आयोग का नियुक्ति करना, जिसमें प्रतिबद्ध, पक्षपातपूर्ण और सत्ता अनुकूल इकाई बनाने से रोकने के लिए कहा तो गया है, परंतु ये जो कदम उठाया गया है ये मुख्यतः पक्षपातपूर्ण की ओर इशारा कर रहा है। तो वर्तमान विधेयक के माध्यम से भाजपा के तहत सरकार लोकतांत्रिक कमजोर होने की धारणा को मजबूत करते हुए ईसीआई को, मतलब कि अभी बीजेपी कह रही है कि हम कैबिनेट मिनिस्टर को ले आएंगे, एक तरफ कैबिनेट मिनिस्टर हो गए, एक तरफ पीएम हो गए, अगर ये दोनों किसी को लाना चाहेंगे तो एक अकेला व्यक्ति जो अपोजिशन में है, लोकसभा अपोजिशन में, वो क्या करेगा? वो तो अगर वीटो भी देगा, उसके नेगेटिव में भी वोटिंग देगा, फिर भी बढ़त से जो भी व्यक्ति को लाना चाहेंगे वो चयनित हो जाएगा। तो इससे कि सरकार का मजबूत हो जाएगा, सरकार का व्यक्ति हुआ तो सरकार के फेवर में कार्य करेगा। तो यही कहा जा रहा है कि ये सरकारी नियंत्रण की ओर धकेलने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा जब अपोजिशन में था, ठीक है, और कांग्रेस जब केंद्र में था, उस समय भाजपा तो सबसे मुखर पार्टियों में से एक थी, मुख्य रूप से कांग्रेस के शासन में। तो ईसीआई की नियुक्ति की प्रक्रिया में सुधार के सुझाव विपक्षी दलों की ओर से आए थे, ठीक है। उस समय कांग्रेस था, तो उस समय जो विपक्षी दल था वो भाजपा था, तो इसमें सुधार करने के लिए भाजपा इनिशिएट किया था, जिसमें भाजपा सबसे मुखर पार्टियों में से एक थी, मुख्य रूप से कांग्रेस शासन से। यह महसूस किया गया और यह सही भी है कि सत्ताधारी दलों को संस्थानों पर संरचनात्मक लाभ होता है, जिससे वे हेरफेर और पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह महसूस किया गया कि अधिक प्रतिनिधि चयन समिति होने से ईसीआई पर मौजूद पार्टियों की पकड़ कम होगा और चुनाव निष्पक्ष होगा। हालांकि पिछले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासन के दौरान भाजपा नेतृत्व अपने स्वयं के सुझाव पर आगे नहीं बढ़ा। एक नए माध्यम, जो विधेयक का माध्यम लाया गया, उसने अपनी ही स्थिति को पलट दिया, जिसके बारे में वह विपक्ष में रहते हुए बोलता था कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का गठन किया जाएगा, परंतु यहाँ पे एक पूर्णतः पक्षपातपूर्ण चुनाव आयोग के तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है भारत के लोगों द्वारा जो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग है उसकी एक विश्वसनीयता है, जिम्मेदारी है और भरोसा है, भरोसेमंद संस्थान, उस पर जनता विश्वास करती है, तभी तो अपना जो बहुमत मतदान है वो करती है, जानती है कि ये सुरक्षित रहेगा और जो हमारा जो प्रतिनिधि चुना जाएगा वो पूर्णतः निष्पक्ष चुना जाएगा, जिसका चयन चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक कठिनाइयों और असमानताओं की स्थिति में 11 मिलियन कर्मियों का के माध्यम से लगभग 900 मिलियन मतदाताओं, जो 2019 चुनाव डेटा के अनुसार संपन्न किया गया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी आयोग है और इस पर जनता का विश्वास बना हुआ है, और अगर बना रहेगा तभी जब यहाँ की सत्तारूढ़ पार्टियां जो है वो पक्षपातपूर्ण नियम बनाने से बचेगी। हालांकि सत्तारूढ़ दल या उसकी विचारधारा पर नरम रुख अपनाना, जैसा कि धारणा है कि चाहे इसका संबंध चुनाव कार्यक्रम हो, चुनावी भाषणों हो, कथित घृणित प्रचार हो, मतदाता सूची या अन्य प्रकार के कदाचार से हो, न केवल इसकी अपनी स्वायत्ता को नष्ट किया जाएगा, लोगों का जो भरोसा है, बल्कि लोगों का जो भरोसा है वो भी धूमिल हो जाएगा, भरोसा भी कम हो जाएगा चुनाव पर। मुद्दा यह है कि वर्तमान शासन अभी भी ईसीआई की स्वायत्ता वाली संस्था के रूप में देखता है और यह स्वायत्ता अपने लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। इसके बजाय वह वैधानिक तरीकों से ईसीआई पर मजबूत पकड़ चाहेगा, ठीक है। इसी के लिए यहाँ पे कैबिनेट मंत्रियों को इसके अंदर कैबिनेट में लेके आ रहा है, जो कमेटी बनाया गया है, ठीक है। तो अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं कि जो गिग वर्कर्स हैं उसके लिए जो प्रावधान किया गया अभी राजस्थान सरकार के द्वारा, तो इसमें समस्याएं क्या क्या रह गई। इसमें मुख्यतः राइटर बोलते हैं इसमें 4 समस्याएं रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे बोलते हैं राजस्थान सरकार ने गिग श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी, ठीक है, सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित, अभी मैं सारा बताऊंगा कि प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स क्या होता है, नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स क्या होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए जो विधेयक लाया गया, ये देखिए 2023 में पेश किया गया, अपने अच्छे इरादों और उल्लेखनीय विशेषताओं के बावजूद विधेयक महत्वपूर्ण पहलू में कमजोर प्रतीत होती है। इसमें कहा जाता है कि जो संभवतः विधेयक के प्रसार और पहुंच को बाधित कर रहा है, इसमें मुख्य बात यही है ना, एग्रीगेटर को नियोक्ता
मानना ये परिभाषाएं स्पष्ट और बाध्यकारी नहीं। इस कमी के का एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, मतलब कि जो अभी गिग वर्कर्स है ना, उसको कभी कभी ऑनर मान लिया जाता है, उसको वर्कर नहीं माना जाता है, इसको कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार, ठीक है, वर्कर नहीं माना जा रहा है, इसलिए इनको समस्याएं हो रही है और कोई भी सोशल सिक्योरिटी इन्हें नहीं दी जा रहा, ना तो सरकार के द्वारा सही स्कीम का ये लाभ उठा पा रहे हैं, और भी बहुत सी पॉलिसीज हैं उसके लाभ से ये वंचित रह जा रहे हैं, क्योंकि तब गिग वर्कर्स को ठेकेदार या स्वरोजगार के रूप में देखा जाता है, न कि एग्रीगेटर द्वारा कर्मचारियों के। ठीक है, यही मुख्य मामला है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं गिग इकोनॉमी क्या होता है। यह एक श्रम बाजार है जो पूर्णकालिक अस्थायी कर्मचारियों के बजाय स्वतंत्र ठेकेदारों और फ्रीलांसरों द्वारा भरे गए अस्थायी और अंशकालिक पदों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। गिग श्रमिकों को लचीलापन और स्वतंत्रता तो मिलती है, लेकिन नौकरी की सुरक्षा बहुत कम या बिल्कुल नहीं मिलती है। गिग श्रमिक, यहाँ पे देखिए, गिग श्रमिक को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो गिग श्रमिक पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर के श्रमिकों को संदर्भित करते हैं, और गिग श्रमिक को दो समूहों में बांटा गया है जो प्लेटफॉर्म आधारित। जब गिग वर्कर ग्राहकों से जुड़ने के लिए ऑनलाइन एल्गोरिदम जैसे प्लेटफॉर्म, जैसे स्विगी हो गया, ठीक है, उसके बाद जोमेटो हो गया, तो ये सारे जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं, तो ऑनलाइन एल्गोरिदम प्लेटफॉर्म या ऐप का उपयोग करते हैं, तो उन्हें प्लेटफॉर्म वर्कर कहा जाता है। इन्हीं की सुरक्षा के लिए राजस्थान सरकार ने नए प्रावधान लेके आए थे। फिर नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो लोग इन प्लेटफॉर्म के बाहर काम करते हैं, वे गैर प्लेटफॉर्म श्रमिक होते हैं। इसमें निर्माण श्रमिक, जो लोग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, घरों बनाने में, बड़े बड़े भवन अपार्टमेंट्स बनाने में। फिर नॉन टेक्निकल होते हैं, गैर प्रौद्योगिकी आधारित अस्थायी श्रमिक शामिल होते हैं। अब इसमें देखते हैं जो मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। तो इसमें न्यूनतम मजदूरी का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि गिग अर्थव्यवस्था पारंपरिक पूर्णकालिक रोजगार के दायरे से बाहर आता है। इसी के लिए गिग श्रमिकों के पास आमतौर पर बुनियादी रोजगार अधिकारों का अभाव रहता है। तो इसमें मुख्य समस्याएं हैं, जो न्यूनतम मजदूरी, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, कोई भी कितना भी पैसा दे देता है, कोई सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी डिसाइड नहीं किया। फिर ओवर टाइम भुगतान की कमी रहती है, उसके बाद चिकित्सा अवकाश भी नहीं मिल पाता है। नियोक्ता कर्मचारी विवादों का वैधानिक रूप से बाध्य समाधान करना बहुत ही आवश्यक है, और उसके जो भी समस्याएं होती है उसके समाधान के लिए कोई सही उपक्रम नहीं अभी तक बनाए गए। तो चिंताएं क्या क्या हैं, तो प्रस्तावित 4 नए श्रम कोडों में से गिग वर्कर्स का संदर्भ केवल सामाजिक सुरक्षा संहिता में मिलता है, इसलिए वे कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं बना सकते। ये यूनियन नहीं बना सकते जिससे उन पे जो भी शोषण उत्पीड़न होता है उसके लिए वो एकजुट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि यूनियन नहीं उनके पास, और राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तक पहुंच नहीं है उनकी, जो सभी प्रकार के रोजगार पर लागू होता है। वहीं वे अपने नियोक्ताओं के खिलाफ विशेष निवारक तंत्र तक पहुंचने से भी वंचित हैं, जो उनको समाधान दिलाए, निवारक करवाए। ठीक है, फिर गिग श्रमिकों को असंगठित श्रमिकों का या वेतनभोगी श्रमिकों की श्रेणी से भी बाहर रखा जाता है। उन्हें सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार भी नहीं है, जो आधुनिक श्रम कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है। वहीं उपरोक्त सभी जो समस्याएं हैं, ये अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार और 21 मतलब कि गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने का अधिकार के तहत उनके मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन कर रहा है, और उन्हें अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के अर्थ में आता है, क्योंकि उन्हें कोई भी सरकार के द्वारा बनाए गए सुरक्षा के प्रावधान जो वर्कर्स के लिए बनाए गए हैं, मजदूरों के लिए, श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं, उससे वे वंचित रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है अनुच्छेद 14, 21 के साथ साथ 23 का भी उल्लंघन हो रहा है। तो यहाँ जो अभी इनके लिए फेवरेबल कदम है, जो इनके उत्थान के लिए, इनके सपोर्ट के लिए कदम उठाए गए, तो राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स के लिए पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023 लाया। राजस्थान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओला, स्विगी आदि के माध्यम से अपनी आजीविका कमाने वाले लाखों गिग श्रमिकों के कल्याण के लिए कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य है। जर्मनी में भी ऐसी समस्याएं थी, तो जर्मनी का अस्थायी रोजगार अधिनियम गिग श्रमिकों के लिए समान वेतन यहाँ पे अधिनियम बना दिया गया, तो समान वेतन और समान व्यवहार का प्रावधान करता है। वहीं सिंगापुर में जब समस्या आई, तो ऐसे श्रमिकों को कार्य चोट बीमा पेंशन कवरेज का विस्तार करने के लिए विधायी परिवर्तन का भी प्रस्ताव किया गया। भारत भी कुछ समय में इसे चिन्हित कर एक सकारात्मक कदम उठाएगा ही भारत सरकार।
तो निष्कर्ष में राइटर कहते हैं ऐसे श्रमिकों के लिए एक विशिष्ट योजना जैसे कि श्रम, कपड़ा और कौशल विकास पर अस्थायी समिति द्वारा अनुशंसित है, उपरोक्त चिंताओं का समाधान कर सकती है। इसलिए अभी बस जल्द ही ये लोकसभा में या राज्यसभा में ये बिल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला आर्टिकल। इसमें कहा गया है कि प्रशांत महासागर के गर्म होने से भारतीय तट पर चक्रवात की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है। ये अध्ययन के द्वारा पता चलता है। ठीक है, कि प्रशांत महासागर के गर्म होने से भारतीय तट पर चक्रवात की आवृत्ति बढ़ सकती है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय, जैसे ये भूमध्य रेखा यहाँ पे हमारा इंडिया है। ठीक है, जैसे कि 10 डिग्री में हम लोग अंडमान और निकोबार को चेंज करते हैं, तो ये सब चीजें याद रखिएगा। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होते हुए भी हाल के दशकों में असामान्य रूप से कम हुआ है। अभी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है वो कम आया है। भारत में इस तरह का आखिरी बार चक्रवात जो आया था ओक्ची आया था। ठीक है, ये 2017 में केरल, तमिलनाडु और श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों को तबाह किया था। वहीं यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी तो निरंतर कमी आई है, परंतु जो अध्ययन हुआ है उससे पता चलता है कि भारत में इस तरह का आखिरी बार जो चक्रवात आया था वो ओक्ची था, जिसने 2017 में समस्याएं उत्पन्न की थी। तो यहाँ पे कहा जाता है, हालांकि नेचर कम्युनिकेशन जनरल में, जो नेचर कम्युनिकेशन जनरल है उसमें, उस प्रकाशन में कहा जाता है कि सोमवार को जो प्रकाशित एक अध्ययन में कहा गया कि ग्लोबल वार्मिंग और हर 20 से 30 साल में दोहराई जाने वाली पैसिफिक डिकाइडल ऑसिलेशन, मतलब कि दशकीय पैसिफिक डिकाइडल ऑसिलेशन, उसको बोला जाता है पीडीओ, याद रखिएगा, नामक एक चक्रीय घटना का संयोजन है। अब आने वाले वर्षों में से चक्रवातों को और अधिक बार आ सकता है। यहाँ पे कहा जाता है, ये जो इसका रिपोर्ट दिया गया है पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन के द्वारा, इसमें कहा जाता है कि हर 20 से 30 वर्षों में ये अध्ययन किया जाता है। तो इससे भी पता चल रहा है कि इस क्षेत्र में जो भारतीय तट है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने की संभावना है वो बढ़ जाती है। 2019 में पीडीओ ने, वही पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन ने ठंडे, उस समय 2019 में बताया गया कि उसका जो जलधारा है वो अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर है वहां पे। ठीक है, और यदि ऐसा ही रहा तो इसका मतलब है कि मानसून के बाद के महीनों में अधिक चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। ठीक है, ये अगर ठंडा हो जाता है तो यहाँ पे मानसून के महीने के बाद जो चक्रवात का फ्रीक्वेंसी होगा वो बढ़ जाएगा, जो भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होगा। जैसे कि जो गल्फ कंट्रीज हैं, अबू धाबी पॉलिटेक्निक, यूएई के मौसम वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने ही द हिंदू से बात करके बताया। तो उन्होंने कहा कि भूमध्य रेखा के पास चक्रवातों का बनना आमतौर पर दुर्लभ है, लेकिन जब पानी गर्म होता है तो वे अधिक नमी प्राप्त करती है और तीव्रता में वृद्धि हो जाती है उसकी। यहाँ पे यही कहा जा रहा है। ठीक है, तो प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो विकसित हो रहा है। ये तो हमें पता है कि अल नीनो विकसित हो रहा है, जिससे इस बार भारत में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुत कम बारिश हुई है। अभी ही थोड़ा बहुत बारिश हुआ है। ठीक है, तो ये जो निरंतरता, जितना बारिश होनी चाहिए उतना नहीं हो पाया, तो ये अल नीनो का विकास को दर्शाता है। तो प्रशांत क्षेत्र में अल नीनो का विकास हो रहा है, जिसका प्रभाव मध्य और दक्षिणी भारत में दिखाई दे रहा है, जहां क्रमशः 7 से 17% तक बारिश में कमी देखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात कही गई कि ग्लोबल वार्मिंग और पैसिफिक डिकाइडल ऑसिलेशन के संयोजन से और अधिक चक्रवात आ सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैं लिखा हूं। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। प्रज्ञान ने, जो हमारा अभी चंद्रयान 3 जो है वो अभी मून सरफेस पे साउथ पोल पे है। ठीक है, तो उसका जो हमारा रोवर है उसका नाम प्रज्ञान है। तो उसी ने अभी इंफॉर्मेशन भेजा है मून सरफेस से कि वहां पे सल्फर मिला है, अभी हाइड्रोजन को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, तो यह है पूरा मामला, जिसमें इसरो ने मंगलवार को कहा कि चंद्रयान मिशन 3 के रोवर प्रज्ञान ने चंद्रमा की सतह पर उसके दक्षिणी
ध्रुव के पास सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। ठीक है, अभी भी हाइड्रोजन की खोज जारी है। तो रोवर पर जो लगा है ना, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो रोवर पे लगा है। यही उपकरण ने दक्षिण ध्रुव के पास चंद्र सतह की मौलिक संरचना पर पहली बार इन सीटू माप किया है। ठीक है, इन सीटू का मतलब है कि धरती के अंदर थोड़ा खुदाई करके, जिससे कि उसे सेंसर से पता चल सके कि ये कौन से मिनरल है, उसे जांचने में आसानी होती है। तो इसरो ने कहा कि ये इन सीटू माप स्पष्ट रूप से उस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति को पुष्टि करता है, कुछ ऐसा जो ऑर्बिटर पर मौजूद उपकरणों द्वारा संभव नहीं था, लेकिन अभी वर्तमान समय में भारत ये करने में सक्षम हो गया। तो कल इसरो द्वारा ट्विटर, जो अभी वर्तमान में एक्स के नाम से जाना जाता है, उस पर कहा गया इसरो द्वारा कि हम सल्फर तक पहुंच गए हैं और हाइड्रोजन की खोज जारी है। और ये मुख्यतः हो पाया LIBS के द्वारा, जो हमारा लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लगा हुआ है रोवर में, उसी से ये हम सक्षम हो पाए मिनरल्स को ढूंढने में। तो LIBS एक वैज्ञानिक तकनीक है जो सामग्री को तीव्र लेजर पल्स के संपर्क में लाकर उनकी संरचना का विश्लेषण करती है। यहाँ पे लिखा है LIBS इज ए साइंटिफिक टेक्निक दैट एनालाइज द कंपोजिशन ऑफ मटेरियल्स बाय एक्सपोजिंग देम टू इंटेंस लेजर पल्स। समझे, मतलब कि जो उसके लेजर पल्स से निकलते हैं, उसी से वो विश्लेषण कर पाता है कि कौन सा ये मिनरल है और उसकी विशेषता का इंफॉर्मेशन हमें अर्थ पे पहुंचाता है। तो एक उच्च ऊर्जा, ठीक है, अ हाई एनर्जी लेजर पल्स इज फोकस्ड ऑन टू द सरफेस ऑफ अ मटेरियल सच एज रॉक और सॉइल एंड जनरेटेड लोकलाइज्ड प्लाज्मा। यहाँ पे कहा जा रहा है एक उच्च ऊर्जा लेजर पल्स किसी सामग्री की सतह जैसे चट्टान या मिट्टी पर केंद्रित होती है और स्थानीयकृत प्लाज्मा उत्पन्न करती है। एकीकृत प्लाज्मा प्रकाश को चार युग्मित, मतलब यहाँ पे कहा जाता है द कलेक्टेड प्लाज्मा लाइट इज स्पेक्चुअली resolved and detected by charge couple device since each element emits a characteristic set of wavelength of light when in a plasma state the element composition of the material can be determined। मतलब कि एलिमेंट का जो मटेरियल है, कंपोजिशन ऑफ मटेरियल, उसको जानने में ये आसानी होती है। इसको कहा जाता है एकीकृत प्लाज्मा प्रकाश को चार युग्मित उपकरणों द्वारा वर्णक्रमीय रूप से विघटित और किया जाता है और पता लगाया जाता है। चूंकि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा अवस्था में प्रत्येक तत्व प्रकाश की तरंग दैर्घ्य का एक विशिष्ट सेट उत्सर्जित करती है, इसलिए सामग्री की मौलिक संरचना निर्धारित की जा सकती है। इसी के अनुसार हम लोग किसी भी एलिमेंट को चिन्हित कर जाते हैं, एलिमेंट के कंपोजिशन को जान पाते हैं। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से मिनरल्स और भी मिल चुके हैं हमें। ठीक है, तो जैसे प्रारंभिक विश्लेषण ने चंद्र सतह पर एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम की उपस्थिति का खुलासा किया। आगे के माप से मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का पता चला है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की उपस्थिति के संबंध में गहन जांच चल रही है, जिससे कि वाटर की निश्चितता की जा सके, इसरो ने कहा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान-3 मिशन की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया, जिसमें कहा गया कि यह न केवल इसरो की जीत है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की प्रगति और उन्नति की प्रतीक भी है। तो कैबिनेट ने इस बात का स्वागत किया है कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ बहुत ही अच्छे आर्टिकल्स। कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।